अनमोल और योगेश ने भले ही एक दूसरे से प्यार किया था, लेकिन अलग अलग शादी के बंधन में बंध जाने के बाद उन्हें अपने प्यार को भुला देना चाहिए था। बेमानी हुए प्यार का कमोबेश यही नतीजा होता है जो हुआ। मौत कभी कभी बिन बुलाए मेहमान की तरह चुपके से आती है और चील की तरह झपट्टा मारकर किसी को भी साथ ले जाती है। ऐसा नहीं है कि मौत आने से पहले दस्तक नहीं देती। असल में मौत दस्तक तो देती है, पर लोग उस पर ध्यान नहीं देते। कोई नहीं जानता कि वक्त कब करवट लेगा और खुशियां गम में बदल जाएंगी। ऐसा ही कुछ योगेश के साथ भी हुआ था। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक गांव है अटूस। राजन अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। उसका गांव में ही दूध का व्यवसाय था। वह बाहर से तो दूध खरीदता ही था, उसकी अपनी भी कई दुधारू भैंसें थीं। राजन गांव का खाता पीता व्यक्ति था। वह अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहता था। उसका बड़ा बेटा पढ़ाई में काफी तेज था, इसलिए परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं। राजन के घर से कुछ ही दूरी पर रिटायर्ड फौजी नरेंद्र का घर था। एक ही गांव के होने की वजह से दोनों परिवार के लोगों में आते जाते दुआ सलाम तो हो जाती थी, पर ज्यादा नजदीकियां नहीं थीं। दोनों परिवारों के बच्चे गांव के दूसरे बच्चों की तरह साथ साथ खेलकर बड़े हुए थे। वक्त के साथ फौजी नरेंद्र की बेटी अनमोल जवान हुई तो माँ बाप ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह लड़की है और लड़की को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। दरअसल फौजी की बेटी अनमोल और राजन का बेटा योगेश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। आए दिन होने वाली मुलाकातों की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और उन्हें लगने लगा कि उनके मन में एक दूसरे के लिए कोमल भावनाएं विकसित हो रही हैं। दोनों बीए में पढ़ रहे थे। एक दिन अनमोल जब आगरा जाने के लिए सड़क पर किसी वाहन का इंतजार कर रही थी तो योगेश अपनी बुलेट पर वहां आ गया। वह बाइक रोककर अनमोल से बोला, आओ बैठो। नहीं तुम जाओ, मैं ऑटो से जाऊंगी, जवाब में अनमोल ने कहा। छोड़ो यार, ये क्या बात हुई? मैं भी तो कॉलेज ही जा रहा हूं, कहते हुए योगेश बेतकल्लुफ हो गया और अनमोल का हाथ पकड़ते हुए बोला, बैठो। अनमोल उसके साथ बुलेट पर बैठ गई। उसके लिए यह एक नया अनुभव था, फिर भी वह यह सोचकर डरी हुई थी कि किसी ने देख लिया तो खबर घर तक पहुंच जाएगी। अनमोल इसी सोच में डूबी थी कि योगेश ने काफी शॉप के सामने बाइक रोक दी। बाइक क्यों रोक दी? कॉलेज चलने का इरादा नहीं है क्या? कॉलेज भी चलेंगे, पहले एक एक कप कॉफी पी लें, कहते हुए वह अनमोल को कॉफी शॉप में ले गया। कॉफी पीने के दौरान दोनों के बीच खामोशी छाई रही। अनमोल जहां डरी हुई थी वहीं योगेश उससे वह सब कहना चाहता था जो काफी दिनों से उसके दिल में था। अचानक उसने अनमोल का हाथ पकड़ा तो वह कांप उठी। उसने गहरी नजरों से योगेश को देखा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। योगेश थोड़ा गंभीर होकर बोला, अनमोल मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। तुम्हें हर वक्त आंखों के सामने रखना चाहता हूं। अनमोल खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, लगता है तुम्हारी शामत आने वाली है। जानते हो मेरे पिता फौजी हैं। उन्हें पता चला तो? जानता हूं, उन्हें छोड़ो, तुम्हें तो पता चल गया ना। तुम बताओ क्या करने वाली हो? मैं क्या करूंगी? तुम तो जानते हो कि लड़कियां अपने दिल की बात आसानी से नहीं कह पातीं। कहते हुए अनमोल मुस्कराई तो योगेश के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने कहा, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए था, तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है ना? अनमोल को योगेश अच्छा लगता था। उसने सहज भाव से योगेश की मोहब्बत कबूल कर ली। उस दिन के बाद तो जैसे दोनों की दुनिया ही बदल गई। एक दिन अनमोल और योगेश ताजमहल देखने गए, जहां उन्हें देर तक पास पास बैठने का मौका मिला। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से खुलकर बातें की। उस दिन के बाद धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। दोनों समाज की नजरों से छिपकर मिलने लगे। साथ साथ जीने मरने की कस्में खाकर दोनों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए दोनों शादी करेंगे और अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। हालांकि अनमोल जानती थी कि उसका फौजी पिता किसी भी सूरत में उनकी मोहब्बत को मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। लेकिन अनमोल और योगेश ने तय कर लिया कि जमाना लाख विरोध करे, लेकिन वे अपनी मोहब्बत के रास्ते पर चलकर अपने परिजनों को यह मानने के लिए मजबूर कर देंगे कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यह प्रेमी युगल की सोच थी, लेकिन मोहब्बत की इस राह पर इतने कांटे थे कि उनके लिए मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं था।
अनमोल के पिता के भाई गांव के पूर्व प्रधान थे। इस नाते इस परिवार का इलाके में काफी दबदबा था। लेकिन उन दोनों की आशिकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उनका मिलना जुलना चलता रहा। एक दिन किसी ने नरेंद्र को बताया कि उसने उसकी बेटी को राजन के बेटे से बातचीत करते देखा है। यह सुनते ही नरेंद्र का खून गर्म हो गया। वह गुस्से में घर पहुंचा और अपनी पत्नी सरोज से अनमोल के बारे में पूछा कि वह कहाँ है। पत्नी ने बताया कि अनमोल अभी कॉलेज से नहीं लौटी है। पता है तुम्हारी बेटी कॉलेज जाने के बहाने क्या गुल खिला रही है, नरेंद्र ने सरोज से कहा। तो वह बोली, क्या बात है, अनमोल ने कुछ किया है क्या? वह तो सीधी सादी लड़की है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। जानता हूं, पर आज पता चला है कि वह राजन के बेटे से दोस्ती बढ़ाए हुए है। जानता हूं कॉलेज में बच्चे एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन सोचो बात इससे आगे बढ़ गई तो क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। तुम चाय पियो, वह आती ही होगी। पूछ लेना, कहकर सरोज ने चाय का प्याला नरेंद्र के आगे रख दिया। थोड़ी देर में अनमोल आ गई। पिता को देखकर वह अपने कमरे में जाने लगी तो नरेंद्र ने टोका, कहाँ से आ रही हो? कॉलेज से, अनमोल ने जवाब दिया। ये योगेश कौन है? नरेंद्र ने पूछा तो अनमोल चौंकने वाले अंदाज में बोली, कौन योगेश? अनमोल ने कहा, पापा, कॉलेज में तो कई लड़के पढ़ते हैं, मुझे हर किसी का नाम थोड़े ही पता है। नरेंद्र समझ गया कि लड़की उतनी भी सीधी नहीं है जितनी उसे समझा जाता है। लड़की पर ध्यान देना जरूरी है। अपने कमरे में जाकर अनमोल ने किताबें मेज पर पटकीं और सोचने लगी कि जरूर पिता को शक हो गया है। अब सतर्क रहना होगा। वह काफी तनाव में आ गई। अनमोल जानती थी कि जाति एक होने के बावजूद उसके माँ बाप योगेश को कभी नहीं अपनाएंगे। वजह यह कि हैसियत में उसका परिवार योगेश के परिवार के मुकाबले काफी संपन्न था। देर रात फोन करके उसने यह बात योगेश को बता दी। योगेश ने कहा, ठीक है, आगे क्या करना है देखेंगे। दूसरी ओर नरेंद्र निश्चिंत नहीं था। अगले कुछ दिनों में उसे पता चल गया कि लड़की गलत राह पर जा रही है। इसी के मद्देनजर उसने सरोज से कहा, अनमोल अब घर रहकर ही पढ़ाई करेगी। इम्तिहान आएंगे तो देखेंगे क्या करना है। अनमोल ने पिता की बात का विरोध करते हुए कहा, लेकिन मैंने किया क्या है पापा? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या किया है। इससे पहले कि तुम समाज में हमारा सिर नीचा करो, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि नरेंद्र अपने सिर से बोझ उतार पाता, अनमोल और योगेश ने घर में भागकर अपनी अलग दुनिया बसाने का फैसला कर लिया। एक दिन रात में जब सब सो रहे थे, अनमोल ने घर छोड़ दिया और योगेश के साथ चली गई। सुबह घर वालों ने देखा तो सन्न रह गए। बाहर वाला दरवाजा खुला था और अनमोल घर से लापता थी। इसके बाद तमाम जगहों पर फोन किए गए, लेकिन अनमोल का कहीं पता नहीं चला। कोई रास्ता न देख नरेंद्र अपने घर वालों के साथ योगेश के पिता राजन से मिला। उनकी बात सुनकर राजन हैरान रह गया, उसे कुछ भी पता नहीं था। राजन ने विश्वास दिलाया कि वह उनकी बेटी को सही सलामत वापस लाएगा। राजन जानता था कि बेटे की ये हरकत उसके परिवार को मुसीबत में डाल सकती है। उसने अपनी रिश्तेदारियों में फोन मिलाए तो पता चला कि योगेश और अनमोल उसके एक करीबी रिश्तेदार के घर पर मौजूद हैं। उसने अपने उस रिश्तेदार को सारी बात बताकर कहा कि वह तुरंत दोनों को साथ लेकर अटूस आ जाए। ऐसा ही हुआ। अनमोल अपने माँ बाप के घर आ गई। वह समझ गई थी कि योगेश के साथ अपनी दुनिया बसाने का सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। अब उस पर बंदिशें भी बढ़ गई। साथ ही नरेंद्र अनमोल के लिए लड़का भी तलाशने लगा। आखिर एक रिश्ता मिल ही गया। अनमोल का रिश्ता गाजियाबाद के भोपुरा निवासी नेत्रपाल से तय कर दिया गया। नेत्रपाल एक दवा कंपनी का प्रतिनिधि था। 4 साल पहले अनमोल की शादी नेत्रपाल के साथ हो गई। वह रोती बिलखती खाक हुए अपने प्यार के सपनों की राख समेटे ससुराल चली गई। माँ बाप ने सोचा कि चलो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन यह उनकी भूल थी। 3 साल के प्रेम संबंधों को भला प्रेमी प्रेमिका कैसे भूल सकते थे? समाज ने उन्हें जबरन अलग किया था। सीधी सादी दिखने वाली अनमोल अब विद्रोही हो गई थी। ससुराल में उसका मन नहीं लगता था। उसे अपनी स्थिति एक कैदी जैसी लगती थी। मौका पाकर वह योगेश से फोन पर बात कर लेती थी। अपने काम में व्यस्त रहने वाला नेत्रपाल इस सब से बेखबर था।
इसी बीच अनमोल गर्भवती हो गई, लेकिन वह अपने पति के बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं थी। उसने एक दिन नेत्रपाल से कहा कि अभी वह बच्चे को जन्म देने की स्थिति में नहीं है। पत्नी बच्चे को जन्म देने की इच्छुक नहीं थी। न चाहते हुए भी नेत्रपाल मान गया। उसने पत्नी का गर्भपात करा दिया। अनमोल की शादी के बाद घर वालों के दबाव में योगेश भी एक अन्य लड़की से शादी करने को तैयार हो गया। उसकी शादी वंदना के साथ हो गई। वंदना को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसका पति किसी दूसरी लड़की से प्यार करता था और उसे लेकर भाग भी गया था। वह खामोशी के साथ पत्नी धर्म निभाती रही। बाद में वह एक बच्चे की मां भी बनी। इसी बीच कंपनी ने नेत्रपाल को आगरा क्षेत्र का काम सौंप दिया। नेत्रपाल ने थाना सिकंदरा क्षेत्र की कॉलोनी शास्त्रीपुरम में किराए का मकान ले लिया और वहीं रहते दवा कंपनी का काम करने लगा। वह सुबह घर से निकलता और शाम को लौटता। अपनी पत्नी के प्यार से वह बेखबर था। उसे नहीं मालूम था कि पत्नी शादी से पहले किसी से प्यार करती थी। शादी के बाद अनमोल जब तब पति के साथ मायके आती और उसके साथ ही वापस चली जाती। योगेश से मिलने का मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन अब शास्त्रीपुरम में पति के काम पर चले जाने के बाद वह घर में अकेली रह जाती थी। उसका अकेलापन एक ऐसे गुनाह को जन्म देगा जिसमें पूरा परिवार तबाह हो जाएगा, यह अनमोल नहीं समझ पाई। उसने आगरा आ जाने की खबर अपने प्रेमी योगेश को फोन पर दे दी और अपना पता भी बता दिया। उसने योगेश से मिलने की इच्छा भी व्यक्त की। प्रेमिका के आमंत्रण ने योगेश में जोश भर दिया। वह भूल गया कि अब उसकी भी शादी हो चुकी है और वह एक बच्ची का पिता है। उसने तय कर लिया कि वह अपनी प्रेमिका से जरूर मिलेगा। नरेंद्र ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटी फिर से कोई गुल खिलाने वाली है। बेटा जूनियर डॉक्टर था और बेटी की उसने एक अच्छे परिवार में शादी कर दी थी, जबकि अनमोल इसी सब का फायदा उठाना चाहती थी। एक दिन दोपहर को योगेश अनमोल के पास जा पहुंचा। लंबे अलगाव के बाद अनमोल उसके आगोश में सिमट गई। योगेश ने अनमोल को समझाने की कोशिश की कि अब कुछ नहीं हो सकता। वह एक जिम्मेदार पिता और पति बनना चाहता है। उसने यह बात कही जरूर, लेकिन चाहता वह भी वही था जो अनमोल चाहती थी। नतीजा यह हुआ कि दोनों समाज की आंखों में धूल झोंक कर एक ऐसे रिश्ते को निभाने लगे जिसके कुछ मायने नहीं थे। अनमोल और योगेश जिस रास्ते पर चल पड़े थे वह फिसलन भरा था, जो धीरे धीरे दलदल बन गया। ऐसी दलदल जहां से निकल पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव था। अनमोल का दिल दिमाग बेकाबू था। वह चाहती थी कि वह नेत्रपाल के साथ वैवाहिक बंधन से मुक्त होकर एक बार फिर आज़ाद जिंदगी जिए और योगेश के साथ अपनी दुनिया बसाए। यह अलग बात थी कि योगेश के पास अपनी निजी आय का कोई साधन नहीं था और न ही वह अपनी पत्नी और बेटी की जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकता था। योगेश जानता था कि वह अपनी बेटी और पत्नी का गुनहगार है, लेकिन यह नहीं जानता था कि यह गुनाह उसकी जिंदगी ही छीन लेगा। 18 अगस्त 2018 की रात करीब 8:30 बजे एक युवती बदवासी थाना सिकंदरा पहुंची। उससे थाना प्रभारी अजय कौशल से कहा, सर जल्दी चलिए, वो लोग उसे कार में कहीं ले गए हैं और उसे मार डालेंगे। युवती थाना इंचार्ज को समझा नहीं पा रही थी कि कौन किसे मार डालेगा। अजय कौशल ने संतरी को पानी लाने को कहा। युवती ने पानी पी लिया तो अजय कौशल ने पूछा, हाँ अब बताओ क्या बात है। इसके बाद युवती ने जो कुछ बताया उसे सुनकर थाना प्रभारी के होश उड़ गए। उन्होंने ड्राइवर से तुरंत गाड़ी तैयार करने को कहा और पुलिस टीम के साथ उस युवती को लेकर शास्त्रीपुरम पहुंचे। तब तक रात के 9:30 बज चुके थे। इलाके में गहरा सन्नाटा था। आसपास के मकानों के दरवाजे बंद थे। अनमोल ने दरवाजा खोला तो अजय कौशल ने अंदर जाकर देखा। कमरे का फर्श गीला था। अनमोल ने बताया कि फर्श का खून उसी ने साफ किया है। अब तक वह सामान्य हो चुकी थी। उसने थाना प्रभारी को फिर पूरी कहानी सुनाई कि कॉलेज के समय से वह योगेश से प्यार करती थी। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन समाज के आगे उनकी एक नहीं चली। योगेश की भी शादी हो चुकी थी। दोनों का मिलना जुलना मुश्किल हो गया था, पर जब नेत्रपाल का तबादला आगरा हो गया तो हमने शास्त्रीपुरम में किराए का मकान ले लिया। यहां आकर योगेश से मिलने का रास्ता भी साफ हो गया था। जब भी मौका मिलता हम मिल लेते थे। नेत्रपाल दोपहर में कम ही आता था।
जब उसे आना होता था तो वह फोन करता था। आगे की पूछताछ में जो बातें पता चलीं, उनके अनुसार 19 अगस्त 2018 को अनमोल ने योगेश के व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि वह आ जाए। योगेश अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा था। नौकरी के लिए उसने कई फॉर्म भी भरे थे। वह दोपहर को घर से यह कहकर निकला कि फॉर्म भरने आगरा जा रहा है। लेकिन वह गया तो वापस नहीं लौटा। उसके घर वाले परेशान थे। बहरहाल अनमोल ने पुलिस को पूरी बात बता दी। उसी के आधार पर पुलिस ने छानबीन की। हालांकि अनमोल के अनुसार उसने फर्श से खून साफ कर दिया था, लेकिन दीवारों पर खून के धब्बे थे। पुलिस की क्राइम टीम ने उन धब्बों को उठा लिया। अनमोल ने आगे जो बताया उसके अनुसार क्राइम की कहानी कुछ इस तरह बनी। अनमोल ने योगेश को घर बुला लिया था। जब दोनों प्यार के क्षणों में डूबे थे, तभी नेत्रपाल आ गया। दरअसल उसे पिछले कुछ दिनों से पत्नी पर शक हो गया था। पति को आया देख अनमोल घबरा गई। उसने योगेश को स्टोर रूम में छिपा दिया। नेत्रपाल ने कई बार घंटी बजाई, लेकिन अनमोल ने दरवाजा नहीं खोला। वह काफी घबराई हुई थी, कपड़े अस्त व्यस्त थे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो नेत्रपाल ने पूछा, दरवाजा खोलने में देर क्यों हुई? मैं नहा रही थी, अनमोल ने कहा। ऐसा लग तो नहीं रहा, नेत्रपाल ने कहा। तभी उसकी नज़र स्टोर के अधखुले दरवाजे पर पड़ी तो उसका शक बढ़ गया। उसने स्टोर का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अंदर से जोर लगाकर किसी ने दरवाजा खोलने नहीं दिया। नेत्रपाल समझ गया कि उसका शक सही है। तभी अनमोल ने कहा, उसे छोड़ दो प्लीज, उसे जाने दो, वह निर्दोष है। मैंने ही उसे बुलाया था। गुस्से में भरे नेत्रपाल ने अपने ससुर नरेंद्र को फोन पर सारी बात बताई। कुछ ही देर में नरेंद्र और उसके भाई का बेटा वहां पहुंच गए। इसके बाद योगेश को स्टोर से बाहर निकाला गया। तीनों सरिया और लोहे की रॉड से योगेश पर टूट पड़े। अनमोल ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसकी भी पिटाई की गई। तीनों ने पिटाई से खूनों खून हुए योगेश को देखा तो उनके होश उड़ गए। वह बेहोश हो गया था। इस बीच अनमोल को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। उसे यह पता नहीं था कि योगेश मर गया था या जिंदा था। 8 बजे के करीब तीनों ने जब योगेश को कमरे में डाला तब वह मर चुका था। अब उन्हें पुलिस का डर सताने लगा था। कमरे का दरवाजा खोलकर अनमोल को बाहर निकाला और उससे चुप रहने को कहा गया। फिर वे चले गए। अनमोल ने कमरे से बाहर आकर खून सना फर्श साफ किया और थाना सिकंदरा पहुंच गई। उधर राजन और उसका बेटा शिशुपाल योगेश की तलाश कर रहे थे। दूसरी ओर पुलिस को योगेश की बुलेट मोटरसाइकिल पड़ोस के एक घर के सामने मिल गई। रात भर पुलिस तीनों को आगरा की सड़कों पर तलाशती रही। आखिर अगले दिन दोपहर को पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर नेत्रपाल और नरेंद्र को दबोच लिया। पुलिस ने राजन को भी घटना को सूचना दे दी थी। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने योगेश को मारा पीटा और बेहोशी की हालत में उसे जौपुरा के जंगल में फेंक आए। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने योगेश का शव जौपुरा के जंगल से बरामद कर लिया। आरोपियों ने कत्ल में इस्तेमाल सरिया और लोहे की रॉड भी बरामद करा दी। पुलिस ने तीसरे अभियुक्त अनमोल के चचेरे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। बाद में तीनों को अदालत में पेश किया गया। उनके साथ अनमोल को भी अदालत में पेश किया। उस पर सबूत नष्ट करने का आरोप था। इन सभी के खिलाफ राजन ने भादमवी की धारा 302, 201, 364, 34 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा दिया था। अदालत ने आरोपियों को जेल भेज दिया। अपने अपने जीवन साथियों से असंतुष्ट योगेश और अनमोल ने विवाह के बाद भी टूटे सपनों को फिर से संजोने का प्रयास किया, जो गलत था। इसका नतीजा भी गलत ही निकला। इस चक्कर में कई जिंदगियां बर्बाद हो गई।